हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ्स। हम लोग पिछली बार CHSL में ये डिस्कस किए थे कि जो पहला पेपर हुआ था, अच्छा ये भी मैंने बताया था कि पिछली बार 2020 में CHSL के करीब 36 पेपर हुए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 36 पेपर डिस्कस करा लूँ, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। और CHSL का एक पेपर मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपको करा दिया है, ठीक है। तो 2020 के CHSL का ये दूसरा पेपर है जो आज डिस्कस कराने जा रहे हैं। जिन्होंने पिछला पेपर डिस्कशन नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो पिछला वाला देख लीजिए अगर नहीं देखे हो तो, और अगर देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले पेपर डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर लिया होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूं जिससे जो डिस्कशन कराने का फ़ायदा हो वो मैक्सिमम यूटिलिटी इसकी आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपने पेपर सॉल्व किया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के CHSL के दूसरे पेपर का डिस्कशन। तो ये है आज का हमारा डिस्कशन। CHSL का हमारा है आज सेट 2। कौन सा? CHSL का सेट नंबर 2। तो चलिए करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहीं पे दिख रहा है कि इसमें पूछा गया है कि किस वाले पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर कैसे ढूंढेंगे? स्टार्टिंग देते हैं सेंटेंस की एज सून एज लगा है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती है, जब भी हो, ये एज कैपिटल में होगा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती है तो हमेशा जो बीच के सेंटेंस होंगे वो इंडेफिनिट प्लस इंडेफिनिट होंगे। याद रखिएगा दोनों सेंटेंस क्या होंगे? इंडेफिनिट इंडेफिनिट होंगे। चाहे दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, अगर हैबिचुअल सेंटेंस हो गया, रूटीन का हुआ तो, और अगर वन टाइम एक्शन है तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। तो अब देख लेते हैं हमारा ये सेंटेंस है क्या। चलिए, एज सून एज के बाद लिखा है द बस ड्राइवर वाज सीइंग द चाइल्ड। तो पहली बात तो गलती यहीं मिल गई, क्योंकि एज सून एज के साथ इंडेफिनिट रहता है, कंटिन्यूअस टेंस होता नहीं है। आगे लिखा है ही अप्लाइड द ब्रेक। तो ही अप्लाइड द ब्रेक जो है ये तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ये जो वाज सीइंग द चाइल्ड है ये वाला पोर्शन गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा आंसर हुआ आपका? आंसर हुआ बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि कोई सेंटेंस है जिसको इन्होंने पूछा कि उसका करेक्ट एक्टिव या पैसिव वॉइस क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ये इन्होंने बताया नहीं कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। यू विल हैव टू डिसाइड वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव और इन पैसिव एंड यू विल चेंज अकॉर्डिंगली। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो आपको पैसिव में बनाना होगा, और अगर पैसिव में है तो एक्टिव में बनाना होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि डिजाइनर क्लॉथ्स, ये हो गया सब्जेक्ट, वर सोल्ड ये लिख दिया गया, और यहाँ लिखा बाय पियरे कार्डिन, ठीक है ना। तो वर के साथ यहाँ सोल्ड लगा हुआ है, देखिए ये वर सोल्ड लिखा हुआ है। और आपको अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो जब पास्ट इंडेफिनिट होता है वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म होती है, तो यही वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो हम एक्टिव वॉइस में क्या बनाएंगे? उसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए ढूंढते हैं किस वाले में सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। तो ये लिखा है कि पियरे कार्डिन सोल्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। दूसरे में लिखा है हैव बीन, ये तो होगा नहीं। तीसरे वाले में देखिए लिखा है वर सोल्ड, लेकिन मासेज वर सोल्ड, तो मासेज नहीं बेचे गए हैं ना, क्या बेचे गए हैं? कौन बेचा है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था बाय पियरे कार्डिन, यहाँ लिखा था ना बाय पियरे कार्डिन, तो यही सब्जेक्ट होंगे एक्टिव वॉइस में। तो ये वाला दोनों तो होना नहीं है। ये पियरे कार्डिन के साथ हेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ब सोल्ड है उसका हेड तो होना नहीं था, ये कट गया। तो इस तरह से आपके सारे आंसर बाकी कट गए, केवल एक बचा है। ये बाय जो पियरे कार्डिन है ये आपका सब्जेक्ट बना। एक बार फिर समझा देते हैं,
ये दोनों होगा, ये दोनों हो नहीं सकते। अब हमें वाज के साथ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म को हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदलना है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, ये हैड लगा हुआ है, ये नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? केवल ए, एक ऑप्शन ही पॉसिबल हो पाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताने की ज़रूरत नहीं किस चीज़ पर बेस्ड है, ये रीअरेंजमेंट है। तो रीअरेंजमेंट में चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर। ऑन द अदर का मतलब क्या हुआ? एक पार्ट बाकी रह गया, ठीक है। ऑन द अदर, ऑन द अदर लगाने का मतलब ये क्या हो गया? ये दूसरा वाला पार्ट है, इसका पहला पार्ट अभी नहीं आया। ऑन द अदर देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। चलिए दूसरे में लिखा है कि डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन टेंशन। डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन अ टेंशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स। यहाँ लिखा 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स। अब 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे? ए और ये पहला कर देंगे और ये करेंगे दूसरा कर देंगे। अब इसमें पहले इसकी बात पहले होगी और इसकी बात बाद में होगी। तो यहीं से 2 बाइफर्केशन हो रहा है, और जब किसी चीज़ का बाइफर्केशन होता है तो पहले पहली वाली बात को करेंगे, उसके बाद दूसरी। तो ये बी वाला सेंटेंस हमारा पहले आएगा, ठीक है, पहले बी आएगा। उसके बाद देखेंगे कि हमारा बाइफर्केशन में पहली बात किस में कही जा रही है। तो ये देखिए सी में देखिए क्या कह रहे हैं, वाइल द फर्स्ट गिव्स प्रायोरिटी टू रूल्स, और लिखा है कि सेकेंड गिव्स इम्पोर्टेंस टू पर्सन्स। तो इसमें दोनों आ गए। सी में दोनों आने का मतलब क्या हुआ कि ये कंक्लूजन होगा, लास्ट में डिस्कस किया जाएगा इसको। ऑन द वन हैंड, देखिए डी में क्या लिखा है, ऑन द वन हैंड। जब यहाँ लिखा है ऑन द वन हैंड और ए वाले में लिखा है ऑन द अदर हैंड, तो यही वाला इसका पेयर है। मतलब डी पहले होगा, ए बाद में होगा। ठीक, बात क्लियर हो गई। डी पहले होगा, डी में वन हैंड की बात हुई है, और ए में अदर हैंड की बात हुई है, और सी में दोनों की बात हुई है। तो मतलब पहले बी होगा, फिर डी होगा, फिर ओ होगा, फिर उसके बाद सी होगा। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? ये आया। आपका आंसर क्या हुआ? इसमें ए हुआ। इज दैट क्लियर? देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है जिसमें पूछा है इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ये देखिए लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वर्ड सेंटेंस क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती है उसको क्या कहा जाता है? तो लॉन्ग लास्टिंग कहा जाता है। जो बहुत दिनों तक चले उसको क्या कहोगे? लॉन्ग लास्टिंग कहा जाता है। ये फिर लेकिन आता है टिकाऊ के सेंस में। एक चीज़ आती है जो बहुत लंबे समय तक, जैसे कोई बातचीत वगैरह होती है, उसको प्रोलॉन्ग्ड कहते हो अगर बहुत समय तक चलता है तो। देखते हैं यहाँ क्या है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गहरा, या आप कह सकते हो इसको डीप। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, वो हो गया। प्रोजेक्ट मतलब भविष्य का अनुमान करना हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित हो जाएगा। तो हमारे इस सेंस में जिसकी हमें ज़रूरत थी वो कौन है? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया प्रोलॉन्ग्ड, जो काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ चलती है। तो आपका आंसर इसका क्या हुआ? बी हुआ। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनीम। एंटोनीम किसका? वर्ड है आपके सामने वियर्ड। वियर्ड की मीनिंग क्या होती है? वियर्ड की मीनिंग होती है विचित्र। ठीक, विचित्र का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंज, मतलब जिस चीज़ को हम पहली बार देख रहे हों, जिसको पहले कभी ना देखे हों, कुछ अजीब सा लगे, जो नॉर्मल सा ना हो। ठीक है तो एबनॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका साइनोनियम हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये दोनों हमें आंसर तो मिल ही गए। व्हाट इज वियर्ड? वियर्ड क्या होता है? जो एबनॉर्मल होता है वो वियर्ड होता है। तो नॉर्मल क्या हो गया? उसका अपोजिट हो गया। बाकी के दोनों वर्ड देख लेते हैं। वैसे वाइड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, बहुत विस्तृत, बहुत चौड़ा। अपैरेंट का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर होता है, एकदम स्पष्ट होता है जो चीज़। ऑब्वियस कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, हम क्लियरेस्ट लिख दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
क्लियरेस्ट नहीं, क्लियर समझिएगा, ये नहीं, ठीक। तो अपेरेंट ऑब्वियस का क्लियर हो गया, वाइड में निचौड़ा हो गया। एबनॉर्मल का मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल वियर्ड का साइनोनियम हो गया, तो नॉर्मल जो है उसका अपोजिट हो गया। आपका आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट, एंड द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा क्या है इसमें, एप्रोप्रिएट साइनोनियम पूछा है, ठीक, ये आया। साइनोनियम किसका पूछा है, कंप्लाई का हुआ। कंप्लाई का मतलब क्या होता है, ओबे। कोई नियम है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, उसको हम लोग जब ओबे करते हैं या कैरी आउट करते हैं तो उसी को कहा जाता है कंप्लाई करना, ठीक है, ओबे या कैरी आउट। तो देखते हैं इसका सिनोनियम क्या होगा। तो सिनोनियम ए में दिया हुआ है ओबे। डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, ठीक है, डिनाई मतलब इनकार कर देना, ये एंटोनियम हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। एडोर का मतलब किसी चीज़ को बहुत अधिक लाइक करना, बहुत पसंद करना, ये यहाँ लगेगा नहीं। डिक्लाइन का मतलब भी इनकार कर देना या झुक जाना, ये यहाँ लगेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बतानी है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किसकी बतानी है, अंडरलाइन इडियम। ये जो इडियम है, फेल फ्लैट, हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो फेल फ्लैट, इसको, ये तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है और इसकी सेकंड फॉर्म लगी है, अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती फॉल फ्लैट तो इसका मतलब क्या होता है, जरा इसका मतलब समझिए। फॉल फ्लैट का मतलब होता है बेअसर होना। क्या होना, बेअसर होना। जैसे किसी को 4 घंटा आप समझाते रहिए और 4 घंटे बाद वो पूछे क्या, एक बार फिर से बता दीजिए, तो गुस्सा आ जाएगी आपको। मतलब इतनी देर आपने जो लेक्चर दिया उसका कोई असर ही नहीं हुआ। आप किसी को समझाइए, किसी को भाषण दीजिए, सामने वाला फिर वही करे, तो उसे को कहते हैं आपके सारे प्रयास क्या हो गए, फॉल फ्लैट। तो फेल फ्लैट का मतलब बेअसर होना। देखते हैं कौन सी मीनिंग है। डीपली टच्ड तो होगा नहीं, इरिटेटेड होगा नहीं, प्रोवोक्ड लाफ्टर ये भी नहीं होगा, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट यही होगा। तो आपका 7 का जो आंसर है वो कौन सा हुआ, डी हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या दिया है 8 में। 8 में एक इतना पोर्शन अंडरलाइन किया गया है। जो अंडरलाइन पोर्शन किया गया है ये क्यों सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। जो आपका अंडरलाइन पोर्शन किया है, दैट शी वर्क फॉर, तो देखते हैं कि ये गलत है, तो इसकी जगह पे इम्प्रूवमेंट क्या होगा। अगर ये गलत नहीं है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं फिर। वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, देखिए क्या लिखा, वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, हम उससे ज़्यादा बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रभावित हो गए थे, विथ द एंथुजियाज्म दैट शी वर्क फॉर, ठीक, हम उसके उस एंथुजियाज्म से, उस जोश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, ये जेड वाला जो जील होता है, ये 2 जील होता है, ध्यान रखिएगा, एक जे वाला जील होता है और एक जेड वाला। जे वाला जो जील होता है ये निगेटिव है, ये ईर्ष्या है, और जो जेड वाला जील होता है इसका मतलब उत्साह, जोश, फर्वेंट, एंथुजियाज्म, पैशन, ये सब वर्ड होते हैं इसके साइनोनियम। जील हो गया, पैशन हो गया, ठीक है, एंथुजियाज्म हो गया, फर्वेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब सारे वर्ड हैं। तो एंथुजियाज्म, इन्होंने कहा कि हम लोग क्वाइट इम्प्रेस्ड थे, हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड थे उस जोश के साथ, उस उत्साह के साथ, जिस उत्साह से वो काम कर रही थी, ठीक है ना। तो अब इसमें एरर आपको ढूंढना होगा। कैसे एरर, देखिए कम्बिनेशन कैसे लगाते हैं। एक पॉइंट, एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का और दूसरा पार्ट ये हो गया सेंटेंस का। पहले दोनों का टेंस कंबाइन करिए। वी वर, यहाँ वर लगा हुआ है और यहाँ सी वर्क लगा हुआ है, तो दोनों का टेंस आपको बैलेंस करने का पड़ेगा। टेंस बैलेंस करने का मतलब अगर ये पास्ट में है, ये अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। अब दोनों पास्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखिए लिखा है व्हिच शी वर्क्स फॉर, ये गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं क्योंकि ये गलत है। और तीसरा है दैट शी वर्कड विद, और चौथा है सी इज वर्किंग, तो ये गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दैट शी वर्कड के साथ फॉर नहीं विद लगना चाहिए। विद एंथुजियाज्म होता है ना, फॉर एंथुजियाज्म नहीं होता, विद एंथुजियाज्म होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगता वो विद लगना चाहिए था। और एक वर्ब की गलती थी, फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक गलती किसकी है, वर्क की है, क्योंकि ये वर्ब में है, ये वर्ब पास्ट में है तो ये वर्क प्रेजेंट में नहीं होगा। दूसरी गलती थी इस फार की, फार की जगह पर विद लगना चाहिए
था। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा मिला? आंसर सही में मिला हमारा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या जा रहा है? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो एक क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट में, उसकी करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको निकालनी है। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होगी? रिपोर्टिंग का टेंस देखना होगा, सेट लगा हुआ है। सेट लगा हुआ है तो ये फिर विल किस में बदल जाएगा? वुड में बदल जाएगा। ठीक, दो बात हो गई, विल का वुड होना चाहिए, ये बात 100% श्योर है। तो पहले देख लेते हैं, इसमें वुड लगा हुआ है, इसमें विल लगा हुआ, ये होगा नहीं। इसमें वुड लगा हुआ, ये हो सकता है, इसमें विल लगा हुआ, ये होगा नहीं। दो आपके कट गए। इसके बाद एक चीज़ हमें और देखनी है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये आस्क्ड होगा। ठीक है, तो जो सही है उन दोनों में, यहाँ भी आस्क्ड लगा, यहाँ भी आस्क्ड लगा, तो आस्क्ड के बाद टू नहीं लगाया जाता है, ये गलती हो गई। ठीक है ना, आस्क्ड के बाद टू लगा है, यहाँ आस्क्ड हर फ्रेंड के साथ इफ़ लगा है, तो इन दोनों में आस्क्ड के बाद इफ़ लगा हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यही वाला सही होगा। ये वाला आस्क्ड के बाद जिसमें टू लगा है वो सब गलत हो गया। और दूसरी बात देख लीजिए, यहाँ जहाँ माई लगा हुआ है उसमें यहाँ माई लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर लगा हुआ है, तो हमको इतनी चीज़ें चेंज भी करनी थी ना, विल बदलना था और ये माई बदलना चाहिए था, तो माई की जगह माई बदल लगेगा नहीं, इसलिए तीसरा वाला गलत हो गया। तो फाइनली आपका कौन सा आंसर बचा है? आंसर बचा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनियम। ये रहा आपका सैनोनियम। किसका सैनोनियम बताना है? डर्थ का। और डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है बच्चा अभाव। अभाव का मतलब क्या हुआ? कमी। तो सैनोनियम इसका क्या हो सकता है? देखिए, इसका सैनोनियम हो सकता है लैक, इसका सैनोनियम हो सकता है डेफिशिएंसी। ठीक, डेफिशिएंसी माने भी अभाव होता है या कमी होता है। ठीक है, लैक हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, और क्या होता है? स्कार्सिटी हो सकता है, कमी के लिए स्कार्सिटी आप यूज कर सकते हैं। स्कैंट होता है। ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड होते हैं। और एक वर्ड होता है शार्टेज होता है, कमी या अभाव के लिए हम लोग शार्टेज भी यूज करते हैं। अधिकता के लिए क्या लगाओगे? इसका अपोजिट होता, तो अपोजिट हो जाता है अबंडेंस होता है, प्लेंटी होता है, प्लेथोरा होता है, सरप्लस होता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभाव का हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? सैनोनियम ढूंढना है। तो शार्टेज हमारा सैनोनियम है। वीकनेस कमजोरी होता है, ये होगा नहीं। डेथ माने मृत्यु होता है, ये होगा नहीं। और लीकेज आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका? मोस्ट सुटेबल आंसर इज ए। मोस्ट सुटेबल का एक ही आंसर ही करेक्ट है, तो उसमें मोस्ट की बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एप्रोप्रिएट एंटोनीम। एंटोनीम किसका? विजडम का। और विजडम माने क्या होता है? विजडम माने होता है बुद्धि, ज्ञान, अक्ल। ये हो गया ज्ञान या अक्ल हो गई। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगी मूर्खता। मूर्खता के लिए कोई वर्ड ढूंढ लीजिए यहाँ पे, मूर्खता। तो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी माने क्या होता है? परिपक्वता, ये होगा नहीं। यूथ माने युवावस्था, ये होगा नहीं। स्टुपिडिटी माने क्या होता है? फूलिशनेस। स्टुपिडिटी क्या होती है? ये होता है फूलिशनेस, मतलब ये मूर्खता हो गई। स्टेबिलिटी स्थिरता होती है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ये सब होगा नहीं। तो बड़े इजी क्वेश्चन थे ये। वर्ड जो वोकैब आई है कोई बहुत स्टैंडर्ड नहीं थी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को आपको सही करना है। अगर गलती हुई तो, नहीं गलती है तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती मत करिएगा। आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट। ठीक, क्या लिखा हुआ है? आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट, ये लिखा है। मैंने डिबेट के लिए प्रैक्टिस की, अच्छी बात। इसका इफेक्ट देख रहे हैं क्या होगा? लिखा है दैट्स वाई आई एम लेट। आई एम लेट प्रेजेंट में है ना, आई एम लेट। तो अगर ये प्रेजेंट में कह रहा है आई एम लेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस की पास्ट में, तो प्रेजेंट में आई एम लेट होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, तो मतलब उसका लिंक प्रेजेंट तक होना चाहिए। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसका लिंक प्रेजेंट तक होगा, पास्ट इंडेफिनिट का लिंक प्रेजेंट तक नहीं होगा। ठीक है ना, मैं लेट हूँ, इसका मतलब जब हिंदी में दोनों का अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? मैंने प्रैक्टिस की थी इसलिए मुझे देर हो गई। तो जब आपने प्रैक्टिस की थी उसका प्रेजेंट से कोई लिंक ही नहीं है। हाँ, अगर हम ये कहें कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए देर हो गई, तब ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब पास्ट में वो टेंस होना चाहिए जिसकी कनेक्टिविटी प्रेजेंट तक हो। तो ये आई वाज प्रैक्टिसिंग होना चाहिए था। क्या? आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट, दैट्स व्हाई आई एम लेट, ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि क्या क्या है, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली जगह है। खाली जगह भरने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा। इफ़ द टेस्ट बुकलेट सील इज़ ब्रोकन, यहाँ का इफ़ द टेस्ट बुकलेट सील इज़ ब्रोकन और डैश विद, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। अगर ये एंड लगा हो, आर लगा हो, बट लगा हो, कोई भी एनी कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन बीच में दिया हुआ है, ठीक है, तो इस कंजंक्शन के बाद और इस कंजंक्शन के पहले जो भी चीज़ें होंगी वो सिमिलर होंगी। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, सेम नंबर होगा, सेम जेंडर होगा, सेम केस होगी, ठीक है। कंजंक्शन से जो दो चीज़ें जुड़ती हैं उनकी फॉर्म सब कुछ एक जैसी होती है। अगर वर्ब है तो टेंस एक जैसा होगा, और फॉर्म है फॉर्म भी एक जैसी होगी। नाउन है तो दोनों सिंगुलर होंगे, दोनों सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे, दोनों प्लूरल होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आर के पहले, इस और के पहले देखिए ये क्या लगा है, ब्रोकन। ब्रोकन क्या हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा फूटा, डैमेज्ड। तो इसके बाद भी कोई ऐसी ही चीज़ होनी चाहिए और के बाद, और जो चीज़ लगेगी ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या लगा है, विद। तो ऐसी चीज़ लगाइएगा जिसके साथ विद लगा हो, ठीक है ना। तो अगर मतलब हमें दो क्लू मिल रहे हैं, पीछे से विद आना बहुत ज़रूरी है और आगे से वो ब्रोकन के पैरेलल हो, ब्रोकन के समान, ब्रोकन के सिमिलर होना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। लॉजिक तो हमने लगा ली, इफ़ द बुकलेट सील इज ब्रोकन और डैश विद, तो आगे लिखा है ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, तो आप इन्विजिलेटर को दिखाइए। तो देखिए विद किसके साथ लगता है, तो ओपेंड के साथ विद लगता नहीं है, टेम्पर्ड के साथ विद लगता है, टेम्पर्ड विद, टेम्पर्ड विद मतलब गलत तरीके से उसके साथ छेड़छाड़। एडजस्टेड के साथ विद लगता नहीं, क्लोज्ड के साथ विद लगता नहीं है। तो हमारा एक ऑप्शन ये लगा, टेम्पर्ड विद लगा, ठीक है। चूंकि उस सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये वाला क्लू हमारा काम नहीं कर रहा था, तो ये वाला क्लू काम कर दिया विद वाला, ठीक है। केवल टेम्पर्ड है जिसके साथ हम विद लगा सकते हैं, और मीनिंग भी ब्रोकन के सिमिलर है। ब्रोकन मतलब सील टूटी हुई, और टेम्पर्ड विद का मतलब उसमें गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है। एक बार फिर फिलर का क्वेश्चन है, द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। तो अब आप समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि ट्रेन बिहार जा रही है, ट्रेन बिहार जा रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, गोइंग डैश बिहार, ठीक है, गोइंग डैश बिहार। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, गोइंग टू बिहार। लेकिन अगर लिखा जाए कि द ट्रेन इज बाउंड डैश बिहार, ट्रेन बिहार जा रही है, अब ये बाउंड भी तो इसी सेंस में आता है। तो बाउंड के साथ क्या लगता है पता है, बाउंड के साथ फार लगता है। जो गोइंग टू है वही बाउंड फार है, समझ में आ गई बात। गो टू और बाउंड फॉर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर गोइंग टू के सेंस में क्या लगाना पड़ेगा आपको, चूंकि यहाँ टू लगा नहीं है, फार लगा है, तो केवल बाउंड के साथ ही इसमें फार लग सकता है। बाउंड फॉर बिहार मीन्स गोइंग टू बिहार। अब आपको समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, और आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इन 4 सेगमेंट्स। अच्छा 4 सेगमेंट में है, और इसमें देखना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। ये देखिए ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, ऑल ऑफ फर्नीचर्स, देखिए फर्नीचर्स नहीं होता, ये गलती यहाँ हो गई। तो एक लिस्ट में आप लोगों को पढ़ाया होगा, अक्सर मैं जब भी नाउन पढ़ाता हूँ तो ये एक लिस्ट देता हूँ आप लोगों को, 4-5 ग्रुप होते हैं उसमें। उस ग्रुप में बी वाला जो ग्रुप होता है उसमें कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। जैसे उसी में एक वर्ड है एडवाइस, ठीक है, इसी में एक वर्ड है फर्नीचर, हाँ ठीक है, फिर से लिखता हूँ, एडवाइस है, फर्नीचर है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इसलिए इसको फिर से लिखना पड़ा। फर्नीचर है, एडवाइस है, हाँ, और लिखा है पोएट्री है, ठीक है, और आपने देखा होगा सीनरी है, ठीक है, और आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन है, ठीक, ऐसे ही बहुत से, लगेज है, फूड है, मनी है, एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ। सारी लिस्ट यहाँ पे इतनी जल्दी में नहीं दे सकता। तो ये कुछ वर्ड हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको आप कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते, इनमें एस लगाना ही गुनाह है, और इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है। तो देखिए ये फर्नीचर
गलत हो गया, फर्नीचर्स लिखा है और वर नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा, फर्नीचर वाज। तो ये आपका आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, और देखने से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है। और रीअरेंजमेंट में अब आप हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधे यहाँ आते हैं। ऑन कमिंग आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर आने पर। बाहर आने पर का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ है जो अंदर गई है, पहले अंदर जाना होगा, उसके बाद फिर बाहर आने वाला सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है हिज स्किन। हिज स्किन, अब किसकी स्किन है अभी तो पता ही नहीं है, हिज शुरू में कहाँ से आ गया, लेकिन ठीक है पढ़ लेते हैं। ऑन कमिंग आउट, बाहर आने पर, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। एबोनी का मतलब होता है आबनूस, आबनूस की तरह चमचमाती हुई थी उसकी स्किन। और ही वुड स्क्वील, और वो चिघाड़ा मतलब चीखने के लिए लगता है, और वो चीखा करता था खुशी के मारे। चलिए ये बात हो गई। तो ये वाली घटना, ये वाली कुछ देर के बाद होगी। यहाँ लिखा है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये हो सकता है कि शुरुआत यहीं से हो, फर्स्ट ही वुड, अभी शुरुआत नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ये दूसरा तीसरा सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ही लगा हुआ है, और ये ही किसके लिए लगा हुआ है अभी तक हमको पता नहीं चला है। तो पहले वो पता चलेगा, वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर ये जो उसके बाद सेंटेंस बनेंगे उनमें फर्स्ट सेंटेंस ये होगा। चलिए, फर्स्ट ही वुड लाई डाउन, सबसे पहले वो सैंड पर लेट जाया करता था। व्हाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर, मतलब ये हुआ कि पहले वो नदी के किनारे रेत पर लेट जाता था और हम नदी की रेत से उसको रगड़ रगड़ के चमकाया करते थे। एक घटना ये हो गई। सी में देखिए लिखा हुआ एवरी डे, मैंने प्रतिदिन, आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट, अब हमको समझ में आ गया कि यही किसके लिए लग रहा था, यही लग रहा था इस बेबी एलिफेंट के लिए। तो कह रहे हैं कि एवरी डे आई यूज टू टेक बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ, रोज नहाने के लिए नदी ले जाया करते थे। आफ्टर दैट का मतलब इसके बाद, इसका मतलब कि ये दैट क्या है, किसके बाद, किसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो पानी में बहुत देर तक लेटा रहता था। तो किसके बाद नदी में लेटा रहता था, रेत पर बालू से रगड़े जाने के बाद वो नदी में लेटा रहेगा ना बहुत देर तक। तो बी के बाद डी होना चाहिए, पहले नदी में नदी के किनारे रेत पर लेटता है, उसके बाद डी में, उसके बाद नदी के पानी में लेटा करता है। अच्छा, नदी के पानी में नहाने के बाद वो बाहर निकलेगा, तो ये वाला ए वाला है, नदी के पानी से निकलने के बाद आपने उसकी तरह चमचमाता बाहर निकलता है, तो बी डी ए लास्ट में हो गया। और जो सी वाला सेंटेंस है जिसमें हमें बेबी एलिफेंट का जिक्र मिला है ही, तो बाकी बी में भी, डी में भी, ए में भी क्या लगा है, ही लगा है, इसमें भी ही लगा है, इसमें भी ही लगा है। केवल एक सेंटेंस सी वाला है जिसमें बेबी एलिफेंट लगा हुआ है, तो बेबी एलिफेंट पहले होगा, बाद में जितने ही लगे हैं वो सब बाद में आएंगे। तो सी वाला सेंटेंस पहले हो गया। ठीक है, चलिए हो गई कहानी। कौन सा ऑप्शन हुआ, ए वाला हुआ। एक इत्तेफाक की बात है कि कई में ऑप्शन ए निकल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। चलिए आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 क्या कह रहा है भाई, आपको एक इडियम दिया हुआ है, उस इडियम की मीनिंग बतानी है। और इडियम क्या है, टू गो रेड इन द फेस। टू गो रेड इन द फेस का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्माना नहीं, शर्मिंदा होना। शर्माना और शर्मिंदा होने में बड़ा फ़र्क होता है। शर्मिंदा कब होते हैं, जब हमसे कोई गलती हो गई हो तब होते हैं। तो शर्मिंदा होने के लिए और वर्ड कौन से हैं, एक वर्ड होता है एम्बेरस, BIRRASS, एम्बेरस हो गया। एक वर्ड होता है इसी का रिपेंट होता है, एक वर्ड इसी का होता है रिग्रेट होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड। एक वर्ड होता है इसी का एटर्न होता है, पश्चाताप करने के लिए। एक होता है रिमोर्स भी होता है। ठीक है, एक वर्ड क्या होगा इसी में, रिमोर्स, REMOARSE, रिमोर्स होता है। ये सब पश्चाताप करने के लिए आते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, टू फील एम्बेरस्ड। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीधे यही निगाह पड़ती है, क्या करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, खास तौर से जॉब, कोई ऐसा आदमी जो आपसे जॉब मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। तो देखिए नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी होता है नामित व्यक्ति होता है। नॉमिनी क्या है, नामित व्यक्ति होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे बाद ये हमारा पैसा किसको मिलेगा, जिसको हम नामित कर देते हैं, इसको नॉमिनी बना देते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो हमारे यहाँ नौकरी पा चुका है, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, अभी तो नौकरी मांग रहा है ना आदमी।
क्वेश्चन वाला जो आदमी है वो नौकरी मांग रहा है, और ट्रेनी क्या है, ट्रेनिंग कर रहा है। कंटेस्टेंट तो प्रतिभागी होता है, ये मांगता कहाँ है, ये तो अब अपनी क्षमता के, अपनी योग्यता के बल पर आता है, तो ये कंटेस्टेंट नहीं होगा, बल्कि एप्लीकेंट क्या होता है, एप्लीकेंट होता है प्रार्थी। प्रार्थी का मतलब क्या हुआ, जिसने आपसे रिक्वेस्ट की हो वो प्रार्थी होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन थोड़ा क्लोज थे, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन बना है, मतलब इस बार ये वाला क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि ऑप्शन बड़े क्लोज थे, और जब क्लोज ऑप्शन होते हैं तभी मजा आती है करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेलिंग का। देखिए स्पेलिंग किसकी इनकरेक्ट है, हाईलाइट। मुझे तो इसी की गलत लग गई शुरुआत में ही। एक्चुअली हाईलाइट की स्पेलिंग क्या होगी, HIGH हाई होगा, और LIGHT क्या हो गया, लाइट हो गया। समझ में आ गया। तो हाईलाइट में ये जो लाइट लिखा है LIT, वो ना हो करके LIGHT होना चाहिए। तो एक ऑप्शन आपका ये निकल गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वंस मोर बिलोंगिंग टू द स्पेलिंग। ये भी क्वेश्चन क्या है, मिस स्पेल्ट वर्ड है। एनिहिलेट सही है। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, रूट आउट कर देना, किसी चीज को समूल जड़ सहित बाहर कर देना, एकदम से खत्म कर देना, ये रूट आउट हो गया। और एक चीज है एक्सीलरेट, मतलब स्पीड बढ़ा देना। जैसे आप लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जरा सा पैर का दबाव बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ना, तो एक्सीलरेट हो गया। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो, एकदम प्रॉपर, एकदम उचित मात्रा में, ठीक है, ये एप्रोप्रिएट हो गया। और अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, अकोमोडेट मतलब होता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो स्पेलिंग तो इसकी सही है। अब अकोमोडेट की स्पेलिंग में गलती है, और एक्चुअली होना क्या चाहिए था, अकोमोडेट में C डबल होगा, फिर O होगा, फिर M डबल होगा, बस यही ध्यान रखना होगा। O लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, डेट लगाओगे, ठीक है, ध्यान रखना है। A के बाद C डबल है, M डबल है, बाकी तो O लगे हैं दोनों तरफ, ठीक है, क्लियर हो गई। आपको याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि C डबल M डबल हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक ये दिख रहा है, हमें करना क्या है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन है रिलेटेड क्लोज टेस्ट से। अब हम लोग क्लोज टेस्ट का मतलब हुआ कि 5 फेलर भरने होंगे, एक पैराग्राफ होगा। देख लेते हैं क्या है। एक संस्था है स्किल सेट, ठीक है, पढ़िए। एक संस्था है स्किल सेट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 2014। अच्छा काम क्या है इसका, कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करना। अब आगे लिखा है डैश अबाउट, कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट डैश अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबिलिटी। जो स्पेशल नीड और डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जैसे विकलांग वगैरह हो गए, या स्पेशल नीड के जो बच्चे हो गए, मानसिक रूप से तो कुछ गड़बड़ हैं, उस तरह के बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, ठीक है ना। तो किस तरह की चीज़ें ये संस्था उपलब्ध करा रही है, क्या चीज़ें उपलब्ध करा है, थोड़ा और आगे पढ़ के देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन डैश थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरी एवरी ईयर। तो कोई संस्था इंक्वायरी को क्या करती है, इंक्वायरी देती है कि लेती है। तो जैसे मान लीजिए अब जैसे आप कहीं पर हैं, सपोज करिए आप किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हैं, कोई आपसे फ़ोन करके पूछता है, तो जब किसी ने आपको फ़ोन करके कोई जानकारी ली, तो आपकी ओर से वो बात क्या कही जाएगी, आपने इंक्वायरी दी या आपने इंक्वायरी ली, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। और इंक्वायरी ली, यहाँ पे इंक्वायरी लिखी है ना, तो संस्था हज़ारों इंक्वायरी हर साल लेती है। आगे लिखा है एंड ऑफर्स डैश, और ये संस्था ऑफर करती है, क्या चीज़ ऑफर करती है, टू स्टूडेंट्स को ये चीज़ ऑफर करती है। यहाँ पे वही चीज़ भरनी है। ये संस्था स्टूडेंट्स को चीज़ ऑफर करती है, किस बारे में, हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप्स। अब ये स्कॉलरशिप्स लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखिएगा एंड, अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी, एंड के बाद स्कॉलरशिप्स लिखा है, तो एंड के पहले स्कॉलरशिप जैसा ही कोई चीज़ होगी यहाँ पर भी, जैसे फीस में छूट वगैरह हो सकती है, या एडमिशन में कुछ ऐसी भी चीज़ होगी जो स्कॉलरशिप से मिलती जुलती है, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। आगे वी इंश्योर ईजी एक्सेस, हम ईजी एक्सेस इंश्योर करते हैं तो हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए हम ईजी एक्सेस इंश्योर करते हैं। फिर यहाँ एक खाली जगह है, आगे लिखा है दोज विद डिसेबिलिटीज़, मतलब क्या हुआ, खास तौर से उन बच्चों को जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ गया पैसेज का। तो पहले वाले में 21 में आप क्या भरेंगे, 21 में है
देखिए एक बार फिर से पढ़िएगा। स्किल सेट वॉज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट डैश अबाउट। तो क्या कोऑर्डिनेट करते हैं भाई? तो हम बताते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट करेंगे, कलेक्ट भी करना है ना इस चीज़ को। तो कलेक्ट क्या करेंगे आप? इन्फॉर्मेशन ही तो कलेक्ट करते हैं और इसी को कोऑर्डिनेट करते हैं। फंडिंग भी हो सकता है कलेक्ट करना, ऑफिशियल्स और एडमिशन्स तो होगा नहीं, बस ये था कि फंडिंग और इन्फॉर्मेशन में था। तो नीचे की जो ये वाले हम लोगों ने नीचे पैसेज पढ़े थे उसमें ज़्यादा फोकस किस बात पर किया गया है? ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम बच्चों को, खासतौर से विकलांग बच्चों को सूचनाएं मुहैया कराते हैं। तो अगर हम सूचनाएं मुहैया कराते हैं तो मेन चीज़ हमारी क्या होगी? मेन चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फोकस्ड है, हम फंड फोकस्ड नहीं है, इन्फॉर्मेशन फोकस्ड है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सॉरी डी होगा, हमने निशान ए लगा दिया। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। फिर देखिए हमने ए लिख दिया, निशान डी पे लगा हुआ है और लिख रहा हूँ ए। चलिए होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए हमें ये दूसरा वाला मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। तो हमने पैसेज को फिर से दे रखा है ताकि आपको यहाँ आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। 22 में हमें क्या लगाना है कि हर साल ऑर्गेनाइजेशन डैश थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज। ऑर्गेनाइजेशन इंक्वायरी को पास करेगी या सेंड करेगी या ट्रांसमिट करेगी या रिसीव करेगी। तो जाहिर सी बात है आप ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन करके कोई जानकारी लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंक्वायरी को रिसीव करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? डी होना चाहिए। आगे बढ़िए। अब आया हमारा फेलर नंबर 23। और 23 में क्या चीज़ होगी? हम हर साल हज़ारों इंक्वायरियाँ रिसीव करते हैं एंड ऑफर डैश टू स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। और हम बच्चों को डैश चीज़ें ऑफ़र करते हैं। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को क्या ऑफ़र करती है? एडवाइस ऑफ़र करती है कि कंडीशंस तो ऑफ़र नहीं करेगी। इंस्ट्रक्शन ऑफर करती है या कमेंट्स ऑफ़र नहीं करेगी। आप एडवाइस में और इंस्ट्रक्शन में आइए। तो इंस्ट्रक्शन मर्जी का नहीं होता और इंस्ट्रक्शन कोई ऑफ़र नहीं होता। इंस्ट्रक्शन अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। जैसे आप किसी टीम में हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आपको एडवाइस नहीं दी जाएगी। तो ऑफ़र हम अपनी ओर से ऑफ़र कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन ऑफ़र नहीं होता। ऑफ़र तो एडवाइस होती है ना, इंस्ट्रक्शन तो कंपलसरीली दिया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा कम ठीक है, एडवाइस वाला ज़्यादा ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में फेलर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए फेलर क्या है? फेलर है कि एंड हाउ टू फाइंड अबाउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप से मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ ले आइए। स्कॉलरशिप से मिलता जुलता कोई वर्ड ले आएंगे तो क्या होगा? स्कॉलरशिप से मिलता जुलता इफेक्ट्स नहीं है, पर्पजेज भी नहीं है, सिस्टम्स भी नहीं है। स्कॉलरशिप से मिलता जुलता क्या है? फैसिलिटीज़ है। हमेशा देखिएगा अगर यहाँ पर कोई वर्ड, कोई कंजंक्शन दिया है, कंजंक्शन के बाद जैसा वर्ड होगा इसी तरह का वर्ड इसके पहले होगा, अगर पहले भरा है तो इसी तरह का वर्ड इसके बाद में होगा। क्रॉस टेस्ट वगैरह भरने की एक खास ट्रिक होती है। हालांकि फिलर का क्वेश्चन होता है तब भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा है, क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद ये सब आज का सेट समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है? वी इंश्योर इजी एक्सेस। हम इजी एक्सेस इंश्योर करते हैं हायर एजुकेशन के लिए फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हम सारे स्टूडेंट्स को ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और दोज विद डिसेबिलिटीज मतलब खास तौर से उनको जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं। तो एक्सेप्ट उनको नहीं भाई, उनको तो हम डिसेबल्ड बच्चों को तो हम सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, तो एक्सेप्ट तो करेंगे ही नहीं उनको। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट वही हो गया बाहर, उनको छोड़कर। तो उनको छोड़कर नहीं, उनको इंक्लूड करके होता तो ज़्यादा अच्छा था। स्पेशली बहुत अच्छा है, एडिशनली अरे यार इसमें भी बाहर कर दिया, इसमें भी बाहर कर दिया, इसमें भी बाहर कर दिया और इसमें उनको इन करना है ना। तो स्पेशली खास तौर से वो बच्चे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। तो ये था आपका आज का 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट। और आपकी कोई सलाह हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो तो हमको ज़रूर दीजिएगा। हालांकि इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा इनकरेज किया है मुझे, पर केवल तारीफ़ से काम नहीं चलेगा, आप एडवाइस देते रहिए। फ़िलहाल आप लोगों की इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।